In an antifluoride structure, cations occupy antifluoride. Antifluoride जैसे K2O, इसमें cations occupy TVs and oxide occupies FCC location. They occupy tetrahedral bonds. Yes. Antifluoride structure is derived from fluoride structure by फ्लोराइड से एंटीफ्लोराइड कैसे बनेगा? हीटिंग नहीं रे, फ्लोराइड है CaF2, ये है K2O। तो पहली बात तो कैल्शियम फ्लोराइड पलट के K2O नहीं बन सकता, कटायन आयन अपना रूप तो चार्ज थोड़े बदल देंगे, कोई सेंस नहीं है ना। तो आप जो कह रहे हैं कि फ्लोराइड को हीट कर दो, प्रेशर लगा दो, इनसे कुछ नहीं होगा। इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ कटायन और आयन लैटिस, जी अगर लैटिस में कटायन और अनायन की पोजीशंस बदल दें, प्लीज नोट उनकी संख्या भी बदल जाएगी, और इसी से आप कागज पर डेरिवेशन कर सकते हो। एक्चुअल क्रिस्टल अगर फ्लोराइड है तो उसको एंटीफ्लोराइड तो कभी नहीं बना पाओगे। ठीक, सी इज द आंसर। करेक्ट द सॉरी सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द आयनिक क्रिस्टल ऑफ AgBr may have shortly effect। हाँ ठीक है। Truncated octahedron has 36 edges. Oh my god, 30 क्यूब में थी octahedron में थी क्या? गिन लेते हैं। octahedron में कितने फेसेस थे? Well, it had 8 faces. और अगर आप देखें जब उसका कट जाएगा कॉर्नर, तो ऐसे इस तरह के फेस बनाएगा वो। हाँ जी, ऐसे ट्रेपीजियम टाइप। हाँ जी, तो अपने को बोला है कितनी एजेस हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 हाँ 5 6 7 और इधर 8, बिल्कुल। तो 8 तो ऊपर हो जाएंगी और 8 नीचे से हो जाएंगी, और 1 2 3 4 यहाँ हो जाएंगी। 8 + 8 16 + 4 20, 20 एजेस। नहीं नहीं, ये भी तो है, आपको सारे कॉर्नर्स देखने पड़ेंगे। ट्रायंगल कट कर बन गया हेक्सागन्स हैं, और ऑफ कोर्स आपके पास स्क्वायर्स हैं। यहाँ कॉर्नर में स्क्वायर्स हैं और इधर हेक्सागन्स हैं। तो इस तरह से प्रॉपर गिनती करिए कितना आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, आप सारे हेक्सागन्स गिनें। हेक्सागन में यहाँ एक स्क्वायर है, जी हाँ, यहाँ एक स्क्वायर है, जी हाँ, यहाँ एक स्क्वायर है, बिल्कुल। तो इसके बीच में स्क्वायर और हेक्सागन के बीच में एजेस कॉमन है, यस। और एक हेक्सागन और उधर वाला जो हेक्सागन है उसके बीच में भी एज कॉमन हो, बिल्कुल ठीक है। तो लेट्स काउंट देम ऑफ। अगर आप सिर्फ स्क्वायर्स देखें, 1 2 3 4, कितने स्क्वायर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 into 4 24 एजेस, तो खाली स्क्वायर्स, बिल्कुल। और उनमें हेक्सागन काउंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हेक्सागन में 1 2 3 बचेंगी, तो 3 है एक में, और ऐसे ऐसे 6 8 हेक्सागन, 8 फेसेस तो 8 हेक्सागन है, और हर हेक्सागन 2 एजेस शेयर कर रहा है, तो उसका हाफ 12 एजेस बचेंगे यहाँ पे। टोटल 36, यस इट हैज 36 एजेस, बिल्कुल। In ionic compound having frontal defects, the ratio, excuse me, the ratio of cation and anion is high. आमतौर पर रेडियस कैटायन की छोटी ही होती है, तो हाई नहीं, ये लो होगा, है ना। अगर ज्यादा हो जाएगा तो 1 के करीब आ जाएगा, तब तो शॉर्टली डिफेक्ट्स आएंगे फ्रंटल में। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इज 6, यस इट इज 6, A B D आबाद, दीज आर द आंसर्स। फ्रंटल डिफेक्ट होते कहाँ कहाँ है? ZNS में, जी हाँ। इसके अलावा AgCl, AgBr, AgI, silver halides typically show frontal defects, and so does zinc lead. Indeed. The number of square faces, अगला क्वेश्चन है, the number of square faces in truncated octahedron is X. कितने थे octahedron के corners? 1 2 3 4 5 6 corners थे, तो 6 square हैं, ठीक है। And effective number of carbon atoms per unit cell in diamond is Y. How stupid, बिल्कुल अलग चीज है दो। ये तो 6 था, और डायमंड में कितना था? सारे FCC लोकेशन 4, और हाफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4, तो 8, तो y इज इक्वल टू 8, तो 8 - 6 इज इक्वल टू 2। मेमोरीज पर बेस्ड है पुराना काम। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन तो जस्ट देखा ही था अपन ने लास्ट क्लास में,
और अगर डायमंड स्ट्रक्चर याद हो, ये जिंकब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर था जिसमें सारे कॉर्नर एटम्स एफसीसी थे, तो 4 एफसीसी लोकेशन और हाफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 और 8 डायमंड में कार्बन के 8 एटम्स हैं एक यूनिट सेल में ऐसे, इसलिए हमने ऐसे लिखा चूज द आंसर। डन, ठीक। सो मच सो फॉर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जिसमें हमने फ्रेंकल और शार्टली इफेक्ट्स की बात की। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक भी होते हैं डिफेक्ट, तो कुछ भी हो जाते हैं, जैसे अगर कंपाउंड का फॉर्मूला बदल जाए, कैटायन आयन का रेशियो बदल जाए, तब हम कहेंगे भैया ये तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। दो बड़े प्यारे डिफेक्ट्स हैं, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल अगर हद से ज्यादा हो जाए तो एक्सेस, हद से कम रह जाए तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, ये कैसे आइए बताता हूं। अगर कहीं कहीं एनायन मिसिंग हो जाए और एनायन की जगह ले ले लावारिस इलेक्ट्रॉन, तो एनायन तो गायब हो गया, बाकी कैटायन वहीं पर है, तो मेटल एक्सेस में आ गया। जी हाँ, और ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अच्छा, तो लावारिस इलेक्ट्रॉन आयनाइन की साइड पर रहते हैं, जी हाँ रह जाते हैं, और उनके कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। यस इंडीड। NaCl, KCl सॉलिड स्टेट में थोड़े बहुत इस तरह के डिफेक्ट्स भी खाते हैं। अरे वो तो शॉर्टली दिखाया करते थे, कई सारे डिफेक्ट हो सकते हैं क्रिस्टल में, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है, एक तरीका है कैसे, आपके पास नमक है, हाँ जी, आप बिल्कुल इनर्ट एटमॉस्फेयर लीजिए, उसमें सोडियम की वेपर्स के साथ उसे गर्म कीजिए। हाँ, तो आपने एक्स्ट्रा मेटल सप्लाई कर दिया, तो सोडियम तो दे दिया, तो एनायन तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसकी जगह। तो आप देखेंगे क्लोराइडाइंस डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ क्रिस्टल एंड कंबाइन विद सोडियम टू गिव NaCl, और जो Na से Na प्लस बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो अंदर घुस जाएंगे जो लोकेशन थी जहां से क्लोराइड भाग आए हैं, और इस तरह से आपको मिल जाएगा NaCl का ऐसा स्ट्रक्चर जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। अच्छा, ये सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ेंगे इसे, और जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं सिस्टम में ही जाएंगे इलेक्ट्रॉन। द रिलीज इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज इन द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द एनायनिक साइट्स, और ये साइट्स कहलाते हैं कलर सेंटर्स या एफ सेंटर्स। अच्छा, वो लोकेशन एनायंस की जहां से एनायन गायब हो और उनका स्थान इलेक्ट्रॉनों में रखा हो, ये एफ सेंटर कहलाते हैं। जी हाँ, ये एफ सेंटर्स कहलाते हैं। जैसे देखिए, सोडियम क्लोराइड परफेक्ट क्रिस्टल, सोडियम की वेपर में आपने उसको रखा है ना एटमॉस्फेयर में, तो ना 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 ऐसे आता है। अच्छा, और अब क्या हुआ, आप देखेंगे कि उसने तो कैटायन बना लिया, सोडियम ने क्लोराइड के साथ जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया खाली जगह पर, और आपके पास एक डिफेक्टिव क्रिस्टल बन गया जिसमें सोडियम एक्सेस में है, तो ये मेटल एक्सेस राइट। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है ZnO। ZnO की एक प्रॉपर्टी है, येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड। गरम गरम होता है तो येलो है, और कोल्ड हो जाता है तो सफेद हो जाता है। क्यों? जब ये गर्म होता है तो उसमें से कुछ ऑक्साइड आयन भाग जाते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर भागते हैं, ऑक्सीजन बना के निकल जाते हैं। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन जो फालतू पड़े रहते हैं, अब इसमें आप देखिए एनायन भाग गया, कैटायन है, ये एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए Zn1+XO। अच्छा, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ जिंक एक्स्ट्रा आ गया है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए हैं, ऐसे मान लीजिए। ठीक, क्या इससे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मॉडिफाई होंगी? ऑफ कोर्स हो जाती है, जैसा हमने बताया था आपको, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नाचने को मिल गए, इससे अच्छा और क्या है। तो आप देखेंगे द सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। वाह, वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। जी हाँ, द सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। अगर एक लावारिस इलेक्ट्रॉन डोल रहा है, अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है। दो दो आ गए तो नहीं भी होगा, डिपेंड्स। ऑक्साइड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो डायमैग्नेटिक रह जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। और अगर सोडियम गायब हुआ और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, या सॉरी Cl माइनस गायब हुआ एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बाकायदा पैरामैग्नेटिक भी हो जाएगा। कलर बदल जाता है, जी हाँ कलर भी बदल जाता है। जैसे नमक के क्रिस्टल्स का कलर येलो हो जाता है, KCl वायलेट या लाइलैक हो जाता है, लिथियम क्लोराइड पिंक हो जाता है अगर उसमें मेटल्स एक्सेस में आ जाएं, जबकि
अगर शुद्ध क्रिस्टल है, कोई डिफेक्ट नहीं है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट नहीं है, तो ये सारे क्रिस्टल्स व्हाइट होते हैं, चमचमाते हुए सफेद होते हैं। ये पीले, बैंगनी, पिंक पिंक हो जाते हैं, क्यों? इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाते हैं। अच्छा, और मेटल डेफिशिएंसी हो गई तो हो सकती, ये कैसे होती है? आप देखिए, अगर पॉजिटिवली चार्ज कटायन अपनी जगह से गायब, अच्छा, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आ जाए। अब इलेक्ट्रॉन, अगर एनायन गायब होते थे तो इलेक्ट्रॉन आ जाते थे, तो टोटल चार्ज तो जीरो ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मेटल कटायन गायब हुए तो क्या होगा? ये मजेदार है, देखो। जैसे मान लो फेरस, फेरस 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 ऐसे लगा हुआ है, फेरस फेरस फेरस, ऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड, बढ़िया क्रिस्टल है, जितने कड़ाई उतने ना, कोई पाप नहीं। अब मान लो अगर मैं थोड़ी सी शरारत करूं, मैंने कहा कि भी बड़े काम करते हैं, फेरस को गायब कर, धोखा, फेरस गायब कर दिया आपने, हाँ, तो चार्ज बैलेंस कैसे रहेगा? आपने +2 चार्ज उड़ा दिया है, इसकी बजाय क्या होगा? कोई भी दो फेरस फेरिक बन जाए। अच्छा, ऐसे जी। तो अब क्या था? अब पहले 3 फेरस ऐसे थे जिन पे चार्ज था टोटल +6, अब 2 ही आयरन बचे, पर वो फेरिक बन गए हैं, तो चार्ज तो अब भी +6 है, पर 1 Fe एटम क्या हो गया? वो मिसिंग हो गया। अच्छा, इसके चलते इसके चलते चार्ज बैलेंस भी मेंटेन हो गया। आप देखें, ऐसा नहीं है प्लस से माइनस चार्ज आ गए, है ना? तो चार्ज इज बैलेंस्ड बाय एडजेसेंट मेटल आयन हैविंग एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, राइट? देयर वी आर, कोई एग्जांपल है? FeO is mostly found with composition Fe.93O से Fe.96, वो जो मैंने बताया था आपको, क्यों? कुछ फेरस फेरिक बन जाता है और वो मामले को संभाल लेता है, इसलिए, ठीक है। ये देखिए, FeO था, बड़ा अच्छा लगा। अब यहाँ पर एक फेरस मिसिंग हो गया और 2 फेरस फेरिक बन गए, टोटल चार्ज अभी भी सेम है, लेकिन डिफेक्ट आ गया है, क्यों? एक डिफेक्ट तो यहाँ आया है और एक डिफेक्ट यहाँ भी आया है, क्यों? क्योंकि कुछ अजीबोगरीब नई चीज आ गई, ये है मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। बिल्कुल, क्वेश्चन हो जाए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट a metal oxide has formula M.980. Metal M present as +2 and +3 is in its oxides. Fraction of metal which exists as +3 would be, फॉर्मूला क्या है? कॉमन सेंस से हो जाएंगे ये। अगर M.98O है तो कितना फ्रैक्शन +3 होगा? कायदे में होना चाहिए था MO, ठीक। अगर एक ऑक्साइड है तो उसके साथ एक मेटल आयन होना चाहिए था +2, पर हमको बोला है मेटल 0.98O है, तो प्लीज रिमेंबर, ये जो 0.98 मेटल है, इसमें 3+ भी है और 2+ भी है। तो मान लो इसके 100 एटम्स हैं, M98O100, ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है। एक बात तो पक्की, क्या? टोटल चार्ज तो जीरो ही होना पड़ेगा। चार्ज अगर जीरो नहीं होगा, उसको छुएंगे तो बिजली के झटके लगेंगे, और ऐसी कोई चीज होती नहीं, ठीक है। तो मान लो, और इसमें से 98 में से x एटम्स ऐसे हैं जो +3 में हैं, तो 98 माइनस x ऐसे होंगे जो +2 में होंगे, और टोटल चार्ज कितना है? +3 इंटू एक्स +2 इंटू 98 माइनस एक्स, और टोटल चार्ज हो जाएगा -2 ऑक्सीजन का है, और ऐसे 100 है, टोटल चार्ज 0। तो इक्वेशन बन गई, बिल्कुल बन गई, क्यों नहीं बनेगी? x + 196 - 200 = 0। लो कर लो बात, x बराबर आ गया। अच्छा, अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ मेटल आयंस व्हिच एग्जिस्ट एज +3, ना +3 में 4 आयन है और टोटल थे 98, तो फ्रैक्शन विल बी 4/98, अच्छा, विच इज 2/49, अच्छा, विच इज, परसेंटेज निकालनी होगी तो इंटू 100 कर देंगे, 2/49 इंटू 100। अगर 50 होती तो लगभग 4% हो जाता, 4% से थोड़ा सा ज्यादा, क्यों?
लेकिन डिनोमिनेटर 50 से थोड़ा सा कम. Bombay B is the answer. Yes, B is the answer. There we are. Got it? ठीक. The correct statement regarding defects in solid is जी का क्वेश्चन है, पता ना. देखिए, Frenkel defect is usually favored by a very small difference in the size of cadena. ना ना, बहुत सारा डिफरेंस होना मानता है, गलत बात. Frenkel defect is a dislocation defect. सही बात. खसक गए, दिमाग खसक गया, जगह से खसक गया तो डिसलोकेशन हो गया. Trapping of an electron in lattice leads to F center. सच है. Shortly defects have no effects on physical property of solid. No density decreases. तो ऐसा तो नहीं बोल सकते no effect. गलत बात. The correct answers are well B and C. Right? इसी बात पे गौरव है. लीजिए. NaCl shows Shortly defects and AgL shows Frenkel defects. The electrical conductivity is due to. क्यों होती है नालायकों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? ठीक है. A. Motion of ions and not the motion of electrons. Motion of electrons and not the motion of ions. Lower coordination number of नमक and higher coordination number of PgCl. पहली बात तो बोला है देर, मतलब दोनों की पूछा है, और यहाँ तो एक की बात कर रहे हैं, एक की नहीं कर रहे, तो ये तो बात ही खत्म हो गई. हल्का हल्का डिफ्यूजन आयंस का ही होगा. इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते तब चलते, जैसा कि मेटल जो एक्सेस डिफेक्ट्स थे या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स थे वहां होता था. थोड़ा बहुत जो होगा उसका तो कारण खाली ए है, स्लो डिफ्यूजन ऑफ आयंस होगा, न कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट. यस इंडीड. If an element crystallizes in FCC lattice with a 0.5 nanometer, ठीक है, calculate the density of unit cell if it contains इतना Shortly defects. That's not difficult. 0.25% Shortly defects बोला है. अच्छा, और डेंसिटी निकालने को बोला है. एक चीज तो अपने को पता है, परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट्स निकालना है. कैसे निकालेंगे अपन? आइए देखते हैं. एज लेंथ है 0.5. हाँ, तो उसकी डेंसिटी थ्योरेटिकली निकाल सकते हो. डेंसिटी थ्योरेटिकल कितनी होगी? एटॉमिक मास 50 है, एफसीसी है, तो Z बराबर 4. 4 इंटू एटॉमिक मास अपॉन एवोगेड्रोस नंबर इंटू ए क्यूब. 0.5 नैनोमीटर यानी कि 5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर की क्यूब. और Na कितनी है? 6 इंटू 10⁻23. रक्षा करता हूँ, कितना जाएगा? 4 इंटू 50 अपॉन 6 इंटू 5 की क्यूब इंटू 10⁻⁻1. गंदगी. कितना जाएगा? दिस इज 2 and 3, 50, 10 and square. अच्छा, 100/25 4 आ जाएगा. 4 इंटू 2 8, 8/3. थ्योरेटिकल डेंसिटी है 8/3. ठीक है. और एक्चुअली कितनी होगी? वॉल्यूम उतना ही है, 0.25% शॉर्टली डिफेक्ट्स. इसका मतलब 99.75% तो वही है जो होना चाहिए. तो डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल कितनी हो जाएगी? जितनी थ्योरेटिकल है उसकी 0.9975 टाइम्स. कितना है ये? हल्की सी कम हुई है. 8/3 होता है 2.6667. हल्की सी कम कर दें, लगभग 2.6 के आसपास आ जाएगी. किसी की और श्रद्धा हो तो बैठ के कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई करके ऐसी गंदी संख्याओं को अपनी श्रद्धा को कम जैसे निकाल लेते हैं. चलो ठीक है, इजी कैलकुलेशन है. कितना ये 0.3325 है. 25 8 are 200, 25 is 8 26, 26. 2.66 आ गया. बढ़िया सुंदर फिगर है. 2.66. अपन 2.6 बोला था, 0.66 आ जाएगा. ठीक है, ये आ गई विथ डिफेक्ट्स. स्टोइकियोमेट्रिक के दो हिस्से थे, फ्रेंकल और शॉर्टली. नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के थे मेटल एक्सेस, मेटल डेफिसिट. और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स के भी दो हैं, सब्स्टिट्यूशनल या इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी. सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी का क्या मतलब है? कि जो नया एटम आपने एक्स्ट्रा एटम डाल दिया है किसी क्रिस्टल में, वो पुराने एटम को हटाकर वहां बैठ जाए. Defect in ionic crystals can be introduced by adding impurities. Yes.
and similar sized cations can substitute the existing cation and take its place. तो ये बन जाएंगी substitutional impurities. जैसे नमक को पिघलाइए और उसमें हल्का सा एक चुटकी SrCl2 डाल दीजिए। अच्छा, क्लोराइड तो क्लोराइड में मिल जाएगा, सोडियम की जगह आप पाएंगे कहीं कहीं स्ट्रोंशियम आयन्स आ जाएंगे, बहुत खतरनाक। अच्छा, अब एक स्ट्रोंशियम +2 चार्ज वाला है तो दो दो सोडियम की जगह आ जाएगा, तो उसमें अब एटम तो एक ही है, तो दो सोडियम हटाओगे तो किसी एक जगह स्ट्रोंशियम आ जाएगा, एक जगह खाली रहेगी। हाँ जी, तो वन सोडियम की जगह स्ट्रोंशियम आ जाएगा, दूसरा खाली रह जाएगा, और यह है सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट। दर्शन कीजिए, नमक है, क्या आपके सामने नमक है? हाँ है। और अगर आप दो सोडियम हटा दें, लोग करें दो सोडियम, और एक सोडियम को चेंज करके एक की जगह रख दें आप स्ट्रोंशियम, दूसरे खाली छोड़ दें, तो ये सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट है। अच्छा, फिर से देख लीजिए, दो सोडियम को हटाइए और उड़ा दीजिए, और एक की जगह रख दीजिए स्ट्रोंशियम, दूसरे को वहीं पड़ा दीजिए या खाली छोड़ दीजिए। यह है इंप्यूरिटी डिफेक्ट या सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक, कितने डिफेक्ट्स हैं, कितनी जगह खाली है, कितनी वैकेंसीज क्रिएट हुई? बस दो सोडियम हटाए, एक स्ट्रोंशियम रखा, एक जगह खाली थी। आप देख सकते हैं जितने स्ट्रोंशियम आयन हैं उतनी ही कैटायनिक प्लेसेस खाली हो जाएगी। यहाँ पर इस केस में तो कम से कम देख सकते हैं। फाइन, और कोई एग्जांपल है? कैडमियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, कई सारे ऐसे हैं। इनफैक्ट तो किसी में भी लगा सकते हैं आप, डिपेंड करता है किसमें क्या मिला रहे हैं। कैटाइंस जिनको मिलाया जा रहा है, जो दो आयंस मिलाए जा रहे हैं, उनमें कैटाइंस का साइज आसपास होना चाहिए, ये सब। ठीक है, और इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी क्या है? अगर एक्स्ट्रा जो खाली स्पेस है उसमें कोई घुस जाए तो ये हो जाएगी इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी। वाओ, इसमें क्या होगा? इसमें डेंसिटी बहुत चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि खाली जगह पे तो खाली थी पहले, और वहां एटम भर दिया तुमने, एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट नहीं करी, लेकिन एक्स्ट्रा मास डाल दिया, तो डेंसिटी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। छोटे छोटे एटम्स सेकेंड पीरियड के, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कभी कभी अल्ट्रा छोटा हाइड्रोजन है, वो इंटरस्टिशियल वॉइड्स में ट्रैप हो जाते हैं, एंड दिस गिव्स यू इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी। पुराना फॉर्मूला सेम है, उसमें एक्स्ट्रा ये जुड़ रहे हैं, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा, और वो इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट्स है। क्या नॉन आयनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं? हम मेटल्स भी हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे वैकेंसी डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट, ये सब हो सकते हैं। एंड देन वी हैव वैकेंसी डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट्स क्या है? नाम से ही बहुत स्पष्ट है, जगह खाली है तो वैकेंसी डिफेक्ट आते हैं। The defects which arise when some of the lattice sites in the crystal are just left vacant. That's it. इससे कुछ डेंसिटी पर फर्क पड़ेगा, ऑफ कोर्स पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल कम हो जाएगी। क्यों? वॉल्यूम उतना ही है, मास कम हो गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी। परफेक्ट क्रिस्टल ये था, कोई अपनी जगह से गायब हो गया, मिसिंग हो गया, और लो कर लो बात, ये क्या है? ये आ गया वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्स्ट्रा एटम्स आ जाएं तो वो कहलाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अच्छा, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा था बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अगर ये आ गए तो हम कहते हैं ये वैकेंसी डिफेक्ट्स हैं। अच्छी बात है, सॉरी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स हैं। जैसे कई बार हार्डनिंग करते हैं स्टील की, या इस तरह की चीजें, जिसमें हम मेटल्स को कुछ उसमें एक्स्ट्रा मिलाकर ट्रीट करते हैं, इन प्रोसेसेस में बाकायदा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आते हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हैव यू हर्ड अबाउट जापान एंड समुराइज? हाँ, उस समुराई कार्टून्स में भी देखा होगा आपने, बहुत सारे इन पे मूवीज बनी है, सीरियल्स बने हैं। हाँ, समुराई की तलवार बड़ी अच्छी होती थी, और बड़ी मस्त तलवार होती थी। और कैसे बनाते थे शानदार तलवारें? आपने एक लोहे की तलवार बना ली, ठीक है, उसको फिर वो कार्बन की एक भट्टी, मतलब गरम गरम जलते हुए कोयलों की एक भट्टी में उसको कई दिनों के लिए, लाइक 20-21 डेज के लिए उसको दबा दिया जाता था। गरम गरम जलते हुए कोयले पूरे 20-21 दिन उसके ऊपर चलते रहते थे, और इससे वो तलवार बहुत कठोर हो जाती थी। कारण जानते हो? कि कार्बन चलते हुए एकदम बहुत टेम्परेचर बहुत हाई है, और कार्बन के एटम्स चलते हुए धीरे धीरे आयरन के इंटरस्टिशियल स्पेस में डिफ्यूज कर जाते थे। जो खाली जगह आयरन एटम्स के बीच में, छोटे छोटे कार्बन एटम्स उनके बीच में घुस जाते थे, और इससे पूरे अंदर तक नहीं, जो जो तलवार है उसकी जो ऊपर वाली, जो मेटल की जो अपर सरफेस है,
वहीं पर होता था। इससे होता क्या था, जो अपर सरफेस एक कवर आप कह सकते हो, जो आउटर कवर है वो बहुत बहुत हार्ड और कठोर हो जाता था। लेकिन अगर पूरा का पूरा अंदर तक कठोर हो जाएगा तो तलवार ब्रिटल हो जाएगी, टूट जाएगी, उतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी। तो अंदर तो पूरा आयरन है बढ़िया तरीके से, वो फ्लेक्सिबल है, स्ट्रांग है। और बाहर का जो एक कवर एक ऐसा बन गया जो कि जिसमें आपके बहुत सारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में कार्बन के एटम्स आ गए। भले ही इसमें डिफेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए वॉट, लेकिन हाँ अब ये कठोर हो गया है। अच्छा, ये सिस्टमैटिकली लोग करते हैं, जी हाँ, अपनी मनचाही प्रॉपर्टीज लाने के लिए लोग इन डिफेक्ट्स को इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं। ओके। और डेंसिटी, डेंसिटी तो मोस्टली बढ़ी जाएगी। अगर खाली जगह थी, इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई एक्स्ट्रा आइटम आ जाएगा, तो वॉल्यूम को चेंज करे बगैर आपने मास बढ़ा दिया है, ऑफ कोर्स डेंसिटी तो बढ़ी जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और येलो एटम्स उसमें प्रकट हो जाएंगे। आप देखिए, और ये एक्स्ट्रा एटम्स हैं जो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गए, दीज आर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। डन। एक क्वेश्चन है ऐसी बात में, बिल्कुल। कैल्शियम क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ए इतना है, पूछा है कैलकुलेट द डेंसिटी इफ इट कंटेन 0.1% वैकेंसी डिफेक्ट्स। ओके, तो अगर 0.1% लोकेशंस वेकेंट हो गई है किसकी, कैल्शियम मेटल की, तो क्या होगा, वॉल्यूम तो उतना ही रहना है ना, लेकिन हाँ मास कम हो जाएगा 0.1%, यानी कि 99.9% तो वो वही है। तो हम देखेंगे अब उसकी जो डेंसिटी आ जाएगी वो थ्योरेटिकल डेंसिटी की 0.999 टाइम्स। पहले तो डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, एफसीसी है, 4 एटम्स हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इनटू ए क्यूब, 4 इंटू 40 अपॉन 6 इंटू 10⁻23, और ए है 0.556 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब इंटू 10⁻9 मीटर। ठीक है, और इसको पिक 556 पिकोमीटर, फाइन, या 5.56 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। अच्छा, कि क्यूब बहुत ही गंदी वाली क्यूब, बिल्कुल। तो डेंसिटी थियोरेटिकली कितनी आएगी देखते हैं, 4 इंटू 40, रक्षा कर प्रभु, और है यह आ जाएगा 6 इंटू 5.56 की क्यूब, छी इंटू 10⁻⁻1, 5.5555। अच्छा, दिस इज 1/1.18। ओके, क्या कहना चाहते हैं, इसको आप कह सकते हो 4 इंटू 40 या 400/6 इंटू 0.18 की गंदी क्यूब ऊपर आ जाएगी। अच्छा, ऐसे लगभग लगभग वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट द डेंसिटी बोला है। और वैसे कायदे में अगर आपको एकदम 99.9% मल्टीप्लाई करना है तो अप्रोक्सीमेशन तो करनी भी चाहिए, एक्यूरेट रखना चाहिए। चलो वैसे कर लेते हैं, है ना। पूरा दिस मच आ जाएगी थ्योरेटिकल डेंसिटी, जितनी भी आती है भगवान की इच्छा है ना। फिर उसके बाद डेंसिटी एक्चुअल कितनी हो जाएगी, डेंसिटी थ्योरेटिकल इंटू 0.99। अच्छा, जितना भी आएगा ये कैलकुलेशन करने के लिए किसी को कोई श्रद्धा नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत सुविधा से होगा भी डर्टी वैल्यूज, है ना। बट दिस इज हाउ यू गेट द एक्चुअल डेंसिटी जो हमसे पूछी गई है। एक अप्रोक्सीमेट फिगर निकाल दूं, वो तो निकाल सकते हैं, आइए निकाल देते हैं ताकि एक राउंड अबाउट आंसर तो आए अपने पास। डेंसिटी आ जाएगी 4 इंटू 40, 2 or 3, that's the stupidest thing you can do. We have 80 by, yeah, 800 by 3 इंटू 5.56 क्यूब इंटू 0.999, ये आ जाएगा, विच इज 800 इंटू 0.333 अपॉन 5.56 क्यूब, 0.333 इज 1/3। ठीक है, बट दैट रियली डजंट हेल्प मच। और जैसा हमने कहा था रफ कर लेंगे तो 800 इंटू 1/3 इंटू 0.18 इंटू 0.18 इंटू 0.18, ठीक है, 1.8 1.8, 18 का स्क्वायर होता है, यस 324। दिस इज 8 इंटू 3.24 इंटू 0.06,
जितना भी आए ईश्वर की इच्छा पूरी हो, है ना, इससे अपने पास वो वैल्यू आएगी जो हमें 8 3 24 और 24 6 वो 150 के आसपास रहेगा, 150 हाँ, तो 1.5 समथिंग close to that would be the density of calcium around 1.5 grams per centimeter cube, very roughly in 2D 1.5 1.6 ऐसा कुछ है। ठीक, therefore which type of defect has the presence of cations in the interstitial sites? cations आ गए interstitial sites में, अच्छा, अपनी जगह से डिसलोकेट हो गए, खसक गए, फ्रैंकल डिफेक्ट्स में होता है ऐसा। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में मेटल एटम्स बस कम हो जाते हैं और कुछ +2 के +3 ऐसे कुछ आते हैं। शॉर्ट में तो मेटल में कटायन एनायन दोनों गायब हो जाते हैं और वेकेंसी डिफेक्ट में भी गायब हो जाते हैं। डिसलोकेशन छोटे आयन और छोटा आयन कटायन में होता है, वो होता है फ्रैंकल डिफेक्ट्स। यस, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सबसे खतरनाक वैरायटी है when Li2O is doped with NiO crystals, then one lithium replaces one nickel, but to maintain electrical neutrality, one nickel +2 is oxidized to nickel +3। ऐसा सच है या नहीं, देखते हैं। Li2O था, मैंने Li प्लस को हटाकर कुछ कुछ जगह लगाया Ni2 प्लस, हाँ जी, और आप देखो अगर मैंने लिथियम को जो है रिप्लेस कराया निकल से, तो चार्ज +1 का +2 मैंने प्लस चार्ज बढ़ा दिया है। और वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ निकल्स को +2 का +3 कर देंगे। अरे तो पाप बढ़ा रहे हो तुम, पहले तुमने लिथियम +1 था, +1 का चार्ज बढ़ा के +2 कर दिया, ये पाप किया। तो कहीं तुम चार्ज घटा देते तब तो चलता, लेकिन आपने तो और बढ़ा दिया, तो बिल्कुल गलत बात कर दी। तो ये सही है नहीं, बिल्कुल गलत। Frenkel defect, second eye, is usually shown by ionic compounds having low coordination. Is it necessary? Low coordination number? Not really. अब मान लो CaF2 टाइप कुछ है, एक का 4 एक का 8 है, 6 से एक कम है, 4 दूसरा ज्यादा है, 8, you can't comment on this, है ना। रेडियस रेशियो कम होता है तब हम कह सकते हैं, अगर कटायन काफी छोटा होता है एनायन के मुकाबले तब हम कह सकते हैं हाँ, और कटायन काफी छोटा है अगर एनायन के मुकाबले, तो अक्सर वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाता है जहां कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। एक बड़ा राउंड अबाउट कन्वोल्यूटेड इनडायरेक्ट रिलेशन है और गलत तो नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। एफ सेंटर जनरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर इम्पार्टिंग कलर, बिल्कुल सही बात है। एंड डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल ऑलवेज इंक्रीजेस ड्यू टू सब्सटीट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। ना ना ना, आपने एक हटाकर दूसरा सब्सटीट्यूट किया है, अगर भारी सब्सटीट्यूट किया है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, हल्का सब्सटीट्यूट किया है तो डेंसिटी कम भी हो सकती है। बी सही, these are the answers, right? There we are. So much so for defects for solids, everything. अब मेरे ख्याल से लास्ट लेग में हम आ जाते हैं सॉलिड्स की प्रॉपर्टी। सॉलिड्स की क्या है? सॉलिड्स की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, सब अपने को आनी चाहिए। अच्छा बोलो, सुनिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉलिड्स की? शानदार प्रॉपर्टीज हैं। आप देखेंगे सॉलिड्स एग्जिबिट एन अमेजिंग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, बिल्कुल परफेक्ट इंसुलेटर जैसे डायमंड्स से हाई कंडक्टर्स जैसे सिल्वर, बहुत कुछ होता है व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। कंडक्टिविटीज की जो रेंज है वो 10⁻20 पर ओम पर मीटर से लेकर 10⁻7 पर ओम पर मीटर इतनी तक वेरी कर सकती है। 10⁻27 की रेंज है रेजिस्टिविटी की वैल्यू। अच्छा, तो इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर हम कहते हैं कि या तो कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं, और बीच में जहां कुछ कुछ होता है वहां पर सेमीकंडक्टर्स। ग्रेट, ये कैसे बनते हैं, क्या होता है? टिपिकली अगर उनकी कंडक्टिविटी की रेंज 10,000 से 1 करोड़ तक है, जो कि मेटल्स की होती है, तो हम कहते हैं दे आर कंडक्टर्स। ठीक है, एक अच्छी खासी रेंज 10⁻6 से 10⁻4 तक की रेंज सेमीकंडक्टर्स कहलाती है। और अगर बहुत ही कम हो 10⁻20 से 10⁻10 10⁻8 तक भी इस बाउंड्री को टच करता हो तो हम उसे
इंसुलेटर्स बोल देते हैं, जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी रत्ती भर भी कंडक्ट नहीं करते। जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब सेमीकंडक्टर्स हैं। ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक जैसे मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये मस्त इंसुलेटर है। और डायमंड्स वगैरह बहुत शानदार वाले इंसुलेटर। ठीक। अब कौन बनेगा कंडक्टर, कौन बनेगा इंसुलेटर, कौन बनेगा सेमीकंडक्टर? ऑल दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय अ वेरी एक्सक्लूसिव थ्योरी जिसका नाम है बैंड थ्योरी। तो हम बैंड बजाने वाले हैं, जी हम बैंड बजाने वाले हैं बैंड थ्योरी की। देखिए एक्चुअली क्या होता है, आप देखते हैं कि आपने अभी तक पॉलिंग की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, बॉन्डिंग में पढ़ी होगी एक जमाने पहले, कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है तो हाइड्रोजन का एक एटम और दूसरा एटम आके ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम एक सोडियम का क्रिस्टल बनाना चाहते हैं, एक लिथियम का, एक मेटल का क्रिस्टल बनाना चाहते हैं, तो उसमें सिर्फ दो एटम्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। सोडियम में तो ना 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 ना, बहुत सारा सोडियम, ना 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 ना, दसों दिशाओं में सोडियम 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 लगा रहता। और क्या एटम्स एक दूसरे के करीब रखे हैं तो क्या उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं? जी हाँ, ओवरलैप करते हैं। और बैंड थ्योरी में हम कहते हैं, थोड़ा सा इसमें आप एमओ थ्योरी का तड़का लगाओ। आप ऐसे करो कि एमओ थ्योरी में आप क्या बोलते थे, हमने तो बॉन्डिंग में बहुत सिंपल एमओ थ्योरी पढ़ी है कि दो एटम्स आए, उन्होंने अपने कॉम्बिनेशन करे तो एक बॉन्डिंग एमओ बनी और एक एंटी बॉन्डिंग एमओ बनी। बॉन्डिंग में एनर्जी कम हो गई, एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा हो गई, ऐसा करके हमने बोला था। और ये दो एटम्स का था। हाँ जी, अगर दो की बजाय बहुत सारे 50 करोड़ एटम्स हो, 50 लाख करोड़ एटम्स हो, और सबके और एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज हो जाएं और बदतमीज बना ले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 10 लाख करोड़ अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़े हैं तो 10 लाख करोड़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। उसमें आधे 5 लाख करोड़ होंगे कैसे, एंटी बॉन्डिंग, 5 लाख करोड़ होंगे बॉन्डिंग। तो भयानक है। हाँ, अच्छा एक चीज और बताओ, ये तो हुए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। अब ये बैंड कैसे बनता है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बहुत मजेदार चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना। बच्चे को थोड़ी सी टफ लगती है पर ये है बहुत इजी। ध्यान से बोल रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनोगे तो एकदम समझ आ जाएगा। ऐसे तुमने सीढ़ियां देखी, व्हाट सीढ़ियां देखी, स्टेयरकेस तो देखा होगा ना जिंदगी में। हाँ हाँ देखे, बहुत चढ़े हैं, बहुत सारे स्टेयरकेस हमारे पास, ठीक है, देखा है भाई। स्टेयरकेस कैसा होता है, एक जमीन है आपके पास, हाँ, आप उस जमीन पर आप देखिए, यू हैव वन स्टेयर, टू स्टेयर, ऐसे ऐसे स्टेयर्स हो सकती है, हो सकती है। तो आप अगर इस पर चढ़ना चाह रहे हैं तो टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग ऐसे ऐसे ऊपर आए। अगर आप इन स्टेयर केसेस को एनर्जी लेवल्स की तरह मान लें तो आप देखिए, ये एक का है एनर्जी लेवल E1, एक का है E2, एक का है E3, और इनमें काफी सिग्निफिकेंट अंतर है, एक एक करके जंप मार मार के आपको चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इमेजिन करिए ऐसा ही एक दूसरा स्टेयर केस है। अच्छा, इसमें क्या है, मान लीजिए आपने कहा कि एक बार तो आप चढ़ गए जो भी है, अब अगला स्टेयर की अगली हाइट ये, क्या किया क्या किया, कुछ नहीं, बस इतना सा है, फिर इतना सा है, फिर इतना सा है। क्या क्या कर रहे हो तुम, बहुत जरा जरा सी हाइट्स पे मैंने सीढ़ियां बना रखी। तो बहुत जरा सा डिफरेंस है, लेकिन आप देखो यहाँ से, यहाँ तो इतना सा था, यहाँ से उठते हुए यहाँ चला गया, ऊपर तो जा रहा। हाँ जी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इन स्टेयर केसेस में यहाँ पर जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है बहुत जरा सा है। जी हाँ, और अगर अगर मैं चाहूं तो ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर तो कूद कूद के चढ़ना पड़ रहा था। अगर यहाँ पर तो कोई चल भी रहा है तो एक्चुअली बस वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, उसको शायद महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि नेग्लेजिबल डिफरेंस है एक और दूसरी सीढ़ी की एनर्जी में या हाइट में। ठीक है, क्या कहना चाहते हो आप? मैं कहना चाहता हूँ कि मान लो इस हाइट तक आपको जाना था, ग्राउंड फ्लोर से आपको फर्स्ट फ्लोर तक जाना था, जिसकी हाइट 10 मीटर्स थी। 10 मीटर बहुत ज्यादा होता है, जैसे नॉर्मली तो लोग 3 साढ़े 3 मीटर पर छत डाल देते हैं, मान लो 3.5 मीटर हाइट। ठीक है, और आपने अगर इस 3.5 मीटर की हाइट में मान लीजिए आपने 10 10 सेंटीमीटर्स के सीढ़ियां बनाई। ठीक है,
तो आपके पास 350 मीटर्स की टोटल हाइट है, सेंटीमीटर्स की, जिसमें आपने 10 सेंटीमीटर्स की सीढ़ियां बनाई, तो कितनी बन गई? तो हर स्टेयर केस 10 सेंटीमीटर की है, और 35 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाएंगे। हाँ, तो कौन सी बड़ी बात है? तो झगड़ा थोड़ी कर रहा हूँ मैं, तो आपको एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा हो जाए। हाँ, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा ड्रामा है। मैंने कहा कि यही आपके पास हाइट तो इतनी है 3.5 मीटर या 350 सेंटीमीटर, पर मैं हर स्टेयर केस की हाइट 1 mm रखूंगा। अच्छा, तो या एक तरह से आप कहें कि अगर हाइट इतनी रख दूंगा तो कितनी सारी सीढ़ियां चाहिए? वेल, 350 सेंटीमीटर है, 3,500 सीढ़ियां चाहिए। ये आपको इतने होती है, तो हर 1 क्या है, 1 मिलीमीटर तो बहुत, इतना सा बहुत जरा सा होता है 1 मिलीमीटर। तो अगर ऐसे 1 1 मिलीमीटर की हाइट की मैं सीढ़ियां बनाना शुरू कर दूंगा, तो 3,500 ही सही पर सीढ़ियां चाहिएंगी, और इतने में मैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाऊंगा। 1 1 भी पड़ता जाए तो भी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, पहुंच जाओगे, मान लिया। आप अब इस थ्योरी को यहां लगाओ कि अगर मैंने 1 करोड़ सीढ़ियां बनानी है, इसकी दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैंने बनानी 1 करोड़ तो बहुत छोटी संख्या है, अपन तो लाख करोड़ अरब करोड़ संख्या सीढ़ियां बनाएंगे इस टाइप से। अच्छा, तो 1 लाख करोड़ सीढ़ियां बनानी है, तो डू यू सी कि अगर मैं कुछ बहुत छोटी 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 माइक्रॉन्स में भी हाइट लेकर चलूँ, शायद शायद नैनोमीटर को भी हाइट लेकर चलूँ, तो भी इतनी इतनी स्ट्रेस बनाते जाऊंगा, तो भी अल्टीमेटली इतनी तो हाइट चल जाऊंगा। हो सकता है आप कहें कि मुझको क्यों बता रहे हो ये सब? ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब लाखों करोड़ ऑर्बिटल्स मिक्स होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और बनाती हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो डू यू सी कि ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट उनमें एनर्जी गैप आ जाता है ना। एनर्जी गैप तो फाइनाइट ही होता है। तो जब ये बहुत सारी ऑर्बिटल्स मिलके बना रही हैं एमोस, तो आप पाओगे कि जैसे मान लो 10⁻⁷ 1 करोड़ ऑर्बिटल्स बहुत कम है, छोटी है, पर अगर मान लो 1 करोड़ ऑर्बिटल्स हैं या ऐसे, तो इसमें से 50 लाख ऑर्बिटल या 5 मिलियन ऑर्बिटल्स ऐसी हैं जो एमओ बनाएंगी, और 5 मिलियन जो हैं ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगी, और 5 मिलियन एंटी बॉन्डिंग बनाएंगी। ठीक है। अब डू यू सी कि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है कोई बहुत ज्यादा तो होता नहीं। हाँ जी। अब इसके अगर तुम 5 मिलियन टुकड़े करोगे, तो हर टुकड़े का एनर्जी गैप इतना 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 नेग्लेजिबल होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ से अगले या उससे अगले जाने में उसको कोई सिग्निफिकेंट एनर्जी डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन की खुद की काइनेटिक एनर्जी भी तो है, उस काइनेटिक एनर्जी के दम पर ही वो यहाँ एक से दूसरी सीढ़ी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी, कहीं भी जा सकता है। तो वो पूरी रेंज में घूम सकता है। जी हाँ। तो बजाय इसके कि आप कहो कि मेरे पास 5 मिलियन ऑर्बिटल्स हैं और जो बहुत जरा जरा से एनर्जी गैप पर हैं, आप कह दो इन्होंने कंबाइन कर लिया और इन्होंने बना लिया एक बैंड। क्या कहेगा, क्या बोला? उन्होंने बना लिया एक बैंड। अच्छा, तो ये क्या है? ये है एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का बैंड। बिल्कुल। और ऐसे ही यहाँ पे इनको बना कंबाइन करो तो बन जाएगा एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का बैंड। ओके, ठीक है। अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। पर नॉनदलेस ये तो बैंड का कंसेप्ट समझ में आया। बहुत सारी, दो चार नहीं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों ऑर्बिटल्स हैं, और वो सब एक एक फिक्स्ड रेंज में, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप नहीं है, 2 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गैप है मैक्सिमम। तो उसके अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आप ट्रिलियंस एंड क्वाड्रिलियंस ऑफ पीसेस करो, तो मुझे डिफरेंस आएगा एक से दूसरे गैप में, वो एनर्जी गैप इतना नेग्लेजिबल होगा कि इलेक्ट्रॉन की पर्सनल काइनेटिक एनर्जी से ही वो मजे से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के डिफरेंस को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। तो पूरे उस बैंड में चलने लायक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। हाँ जी। तो बस हम कह देंगे कि वो सारे ऑर्बिटल्स कंबाइन करके एक बैंड, बस इतनी सी बात। अच्छा, ठीक है। और एक बात ये भी है कि आप जैसे देखिए, जैसे सोडियम एटम, हाँ जी, तो उसके एस ऑर्बिटल्स ने सबने आपस में कंबाइन किया। हाँ जी। पी ने भी कंबाइन किया। ठीक है। अब सोडियम क्या है? 3s1 3p0। बिल्कुल। तो अब आप ये देखिए, 3s में कुछ बॉन्डिंग थी, कुछ एंटी बॉन्डिंग, फाइन।
और ये वैलेंस शेल था, तो इससे जो बैंड बना है वो है वैलेंस बैंड। और ये बाहर का एम्प्टी ऑर्बिटल था, तो इससे खाली जगह मिली है। और आप कह सकते हो उस खाली जगह में अगर भी इलेक्ट्रॉन को अगर घूमना है, एक तो वहां रह रहा है, जैसे आप अपने घर में रह रहे हो, है ना। अब आपको घूमने जाना है, क्योंकि घर में थोड़े डोलते हो, घर में तो आप हो ही सही, बाहर जाओगे, है ना। तो आप बाहर जाओगे खाली जगह पर, तो वो कंडक्शन बैंड। अच्छा, तो जिस ऑर्बिटल में एक एटम का खुद का वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, उससे जो बैंड बना वो है वैलेंस बैंड। और उसके बाद जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल थी, उसमें वो आपस में कंबाइन करेगी, उनसे एक बैंड बनेगा, जी हाँ। और वो बैंड कौन सा होगा? वो हो जाएगा कंडक्शन। कंडक्शन बैंड का मतलब, अगर वहां खाली जगह है, तो सड़क खाली है तो आप चल सकते हैं, सड़क पे ऑलरेडी तो सब कुछ भरा हुआ है, ट्रक लगे हुए हैं, तो आप नहीं चल पाएंगे, है ना। तो उसी टाइप से ये खाली जगह है, तो ये कंडक्शन बैंड। ठीक है। आप पाते हैं कि जब एनर्जी गैप्स ऐसे होते हैं, तो ये इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वैलेंस बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन खुद पर्सनली रह रहे हैं, और कंडक्शन बैंड, ये हो सकता है ये ओवरलैप कर जाए। ठीक है। अगर ये ओवरलैप कर जाएंगे, तो जहां वो रह रहे हैं, रहते 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 ही पता ही नहीं चलता कि कब वो यहां निकल गए और बाहर आ। अच्छा, तो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो बहुत बड़ी जगह मिल गई उनको, बिल्कुल। तो वो घूमने फिरने लगते हैं, बिल्कुल। वो डीलोकलाइज जाते हैं, बिल्कुल। तो वो सब्सटेंस, वो सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। अच्छा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जी हाँ। तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। शानदार। ठीक है। तो वी हैव ओवरलैपिंग बैंड्स, ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल। और आप पाएंगे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ठीक, अच्छी बात। और इन, और आप कह सकते हो वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में कुछ एनर्जी गैप भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है वो ओवरलैप करे, हो सकता है ना करे। अगर ओवरलैप कर रहे हैं, तो बैंड गैप जीरो है, एक तरह से कह सकते हैं, देयर इज नो बैंड गैप, तो वो मजे से कंडक्ट करता है। अगर उनकी एनर्जी में फर्क है, तो इट इज समथिंग लाइक कि आप वैलेंस बैंड में तो कहीं भी जा सकते हो, पर कंडक्शन बैंड में जाने के लिए आपको जंप करना पड़ेगा, एक एनर्जी गैप है जिसको कूद कर आपको उस पार जाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर ये एनर्जी गैप स्मॉल है, तो हम कह देते हैं वो सेमीकंडक्टर है। अगर वो लार्ज है और कूद के जाना संभव नहीं होता, मुश्किल हो जाता है या लगभग असंभव हो जाता है, तो वो इंसुलेटर है। और अगर एनर्जी गैप है ही नहीं, ओवरलैपिंग है, तो हम कह देते हैं कि इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, बढ़िया है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं, थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ते जाते हैं, एटम्स भी वाइब्रेट करते हैं ज्यादा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, बैंड गैप बढ़ जाता है। और बैंड गैप बढ़ने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। आपने सुना भी होगा कि हीट करने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है मेटल्स की, इसीलिए बढ़ जाती है। तो आप देखिए, मेटल्स की जो स्थिति थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बुरा ही हो सकता है, तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है। इसी की बजाय अगर आप सेमीकंडक्टर्स की बात करें, तो एक कंडक्शन, एक बैलेंस बैंड था, एक कंडक्शन बैंड। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दे दी, आपने एनर्जी दी है, अब वो नए नए जंप मार के कंडक्शन बैंड में जाने लगे हैं, जो वो मजे से जा नहीं पाते थे। हाँ जी। तो सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। क्यों? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आपने उनको दे दी है। जबकि मेटल्स की जो गुड कंडक्टर्स हैं, उनकी टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। राइट, मेक सेंस, अच्छी बात है। कुछ एग्जांपल्स हैं, टाइटेनियम 2 ऑक्साइड, क्रोमियम 4 ऑक्साइड, रीनियम 6 ऑक्साइड्स। ये ऐसे हैं जो कहने को तो ऑक्साइड्स हैं, पर इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतनी मस्त है कि ये बिल्कुल मेटल्स की जैसे एकदम बढ़िया वाली कंडक्टेंस होती है, वैसी ही इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली पाई जाती है। ठीक है ना। और अगर आपके पास VO, VO2, VO3, TiO3, ये क्या है? गंदे गंदे आप कह सकते हो ऑक्साइड्स हैं, जिसके वैनेडियम के, टाइटेनियम के। ये जो है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी या मेटलिक प्रॉपर्टी कुछ भी दिखा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। मतलब इनमें इतना ज्यादा तेजी से कंडक्टेंस का फर्क पड़ता है टेम्परेचर का, कि लोअर टेम्परेचर पर हायर टेम्परेचर अगर आप चेंज करेंगे, आप पाएंगे एक सर्टेन टेम्परेचर पर वो कंडक्टर है, आपने बदल दिया तो वो इंसुलेटर भी पलट कर हो सकते हैं। पर ध्यान रखना,
जो इस तरह से अपना नेचर पलट लेते हैं, न वो बहुत अच्छे कंडक्टर कभी बनेंगे, न ही बहुत अच्छे इंसुलेटर बनेंगे, बीच में ही रहेंगे और पाला बदलते रहेंगे। ठीक है, बदली हमें फाइन। एक क्वेश्चन कर लें, बिल्कुल। हाउ डज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज इफ इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड? अभी तो बोला था टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टेंस बढ़ जाती है। यस, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। दो स्टेटमेंट्स, electrical conductivity of semiconductors increases with increasing temperature. True. With increasing temperature, number of electrons from valence bond can jump to the conduction band in semiconductors. सच है और इसीलिए बढ़ जाती है। एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ आर करेक्ट एंड टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन इज द आंसर। ठीक है, which of the following is our correct? A, TiO behaves like metals with respect to electrical conductivity. हमने कहा था ना कुछ एक हैं जैसे TiO था, VO2 था और CrO2 था और VO3 था, इस टाइप से जो चीजें थी वो ये करती थी, हाँ करती थी। ठीक है। The range of electrical conductivity of solid varies from gand to gand. Yes, तगड़ी रेंज थी, बिल्कुल सही बोला है। TiO3 shows metallic और insulating properties depending on temperature. बिल्कुल सही बात है। All of these, ये भी सही। मोर देन वन करेक्ट है तो सभी सही, कोई दिक्कत नहीं। FeO is experimentally found to have formula this much. Find the percentage of iron in +3 state. ये तो वैसे मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन है, बड़े मजे से हो जाएगा। आइए करते हैं। FeO का फॉर्मूला है 0.93। कुछ आयरन है +2 में और कुछ आयरन है +3 में। मान लो Fe93O100 फॉर्मूला है और 93 में से मान लो x जो है वो +3 है, तो 93 माइनस x हो जाएंगे +2। टोटल चार्ज कितना? और ऑक्सीजन है -2, 100 ऑक्सीजन है, टोटल चार्ज है 0। सॉल्व कर लो x के लिए, दैट इज एज सिंपल एज दिस। 3x - 2 इज x और 93 - 100 है -7 to the 14, डायरेक्ट आ गया। x बराबर है 14, तो परसेंटेज ऑफ Fe in +3, Fe है x, टोटल है 93 into 100, this is 14/93 into 100. Well, that is not a very exciting calculation. कितना आएगा? 7 to the 14, 7, 23, 12, 21, 12.3 into 100, लगभग इतना। ठीक है, करो डिवाइड करो इससे 100 by 6 point something, 6.15, 100 by 6 करे से होगा 16.6, 16.4, लगभग 16.4% के आसपास, अराउंड 16, 16.5%। ये रफ फिगर है, 16 से 16.6 के बीच में कुछ होगा। ये इतने परसेंट आयरन में था। जी हाँ, था बिल्कुल। जो मेन का क्वेश्चन तो देखिए, द अपीयरेंस ऑफ अ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड्स इज जनरली ड्यू टू, क्यों था? अल्कली मेटल हैलाइड्स में कलर आता है एफ सेंटर से। जी हाँ, एफ सेंटर से। Which of the following statements is are correct regarding defects in solids? Frenkel defect is usually favored by a very small difference in sizes. नहीं, शॉर्ट की फेवर होता है, गलत बात है। It is a dislocation effect, ये बात से। Trapping of an electron in lattice leads to formation of F center. बिल्कुल सही बात है, जहां इलेक्ट्रॉन खाली जगह भर लेते हैं वहीं F center बन जाता है। बहुत सही कहा। Schottky defect have no effect on physical properties. No, they change the density. As a matter of fact, वो density घटा देते हैं, वो density कम कर देते हैं। ये बड़ा पाप है जिसका शॉर्टकी डिफेक्ट्स का। ठीक है, बिल्कुल। तो चलो इसी के साथ आज का सेशन तो हम यहाँ रोकते हैं। क्यों? बहुत सारी बातें, लगभग सारी बातें सॉलिड स्टेट की हमने कर ली हैं। छोटी सी प्रॉपर्टीज बच गई, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट बच गए हैं। इनकी बातें हम अपनी अगली और फाइनल क्लास में करेंगे सॉलिड स्टेट की। कब? ऑफ कोर्स अगली बार यार। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।